गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. In this chapter we have read about various topic which is given in your book. Today we are going to read about the topic, the doctrine of lapse. But before start this topic, I would like to tell you about little bit information. The प्रीवियस पैराग्राफ के बारे में पिछले पैराग्राफ को हमने देखा. द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी पे हमने बात की. पैरामाउंटेसी की मीनिंग के बारे में बात की हमने. पैरामाउंटेसी का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ों पे बात की हमने कहा था, यदि आपको याद होगा तो, कि लॉर्ड हेस्टिंग्स 1830 टू 1823 जब गवर्नर जनरल बन के भारत आए तो उन्होंने पैरामाउंटेसी की पॉलिसी को इंडिया पे इम्पोज किया. और इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने भारतीय प्रोविंसेस को, भारतीय जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको उनके अधिग्रहण करने के लिए एक नई प्लानिंग की. कंपनी ने दावा किया कि सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है. और अगर सत्ता सर्वोच्च है, इट मीन्स पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द कंपनी क्लेम्ड दैट द अथॉरिटी वाज द पैरामाउंट ऑफ द सुप्रीम, हेंस द पावर वाज ग्रेटर देन दैट इंडियन स्टेट्स. अगर सत्ता पैरामाउंटेसी के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरस्टेट, it was justified in the annexing or the treating to annex any Indian kingdom. और इसके थ्रू वो भारत में किसी भी राज्य को डराने, धमकाने और उन्हें अपने में मिलाने की बात कुल लीगली इलीगली तरीके से जायज जस्टिफाई कर रहे थे. और इस पैरामाउंटेसी के बाद हमने स्थितियों पर देखा, बदलाव हुए, किस तरीके से बड़े पैमाने पे लोग अरेस्ट किए गए. हमने कित्तूर की कहानी पढ़ी, दानी चेन्नम्मा जो 1824 में अपने राज्य को बचाते हुए गिरफ्तार हुई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. और फिर धीरे धीरे लोगों में असंतोष व्याप्त होने लगा. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं नहीं रुकी. ईस्ट इंडिया कंपनी 1830 के डिकेड्स तक आते आते जो राज्य इससे बहुत डरे हुए थे, उन लोगों के अंदर असंतोष होने लगा. हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी पैरामाउंटेसी के थ्रू सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान और अन्य दूर दराज के राज्यों को अपने स्टेट में सम्मिलित करना शुरू किया. तर्क कुछ भी दिए गए हों, रीजन्स कुछ भी बताए गए हों, कहीं रूस का डर दिखाया गया, तो कहीं रिवोल्ट और अपराइजिंग का, कहीं छोटे छोटे राज्यों के मिस मैनेजमेंट का, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी तरीका अपना करके इन लोगों ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया. और ये चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्म में एकदम एक मैनेज वे से आई लॉर्ड डलहौजी के समय. लॉर्ड डलहौजी when he became the Governor General of India from 1848 to 1856, he decided that I will solve the problem of the little state which was free now that time.
छोटे छोटे राज्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, मैं इनकी समस्या ही हल कर दूंगा, उसने डिसाइड किया। लॉर्ड डलहौजी वॉज वेरी एम्बिशियस गवर्नर जनरल, सो he taken a step against the small kingdoms, free kingdoms. He imposed the policy, the doctrine of lapse. विलय की नीति, राज्यों को हड़पने की नीति को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। आज हम आपका टॉपिक यहीं से शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिटिल किंगडम इन ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रूल बनाए गए, नियम बनाए गए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू यदि किसी राजा की संतान नहीं होगी, यदि किसी राजा का बच्चा नहीं होगा, तो राजा बिना कंपनी के परमिशन के किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। और ऐसी स्थिति में, उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में, उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। पूरी तरीके से इलीगल पॉलिसी थी, लेकिन बोले कौन? हु questioned on that policy? Because everyone less powerful than the British Empire. So that's why everyone it means the little kingdom, छोटे छोटे राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, they were helpless to follow that rules. उनके अधिकारों को, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करने के लिए वो मजबूर थे। और फिर उसी आधार पे कई सारे राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना शुरू किया। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 और 1856 तक आते आते कंपनी ने अवध को भी मिलाने की। ऐसे बहुत सारे राज्य, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली एक ऐसा स्टेट था जिसे डलहौजी मिलाना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसे मना कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखा, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस कम थे। ये जो नीति थी, इससे भारतीय स्टेट्स के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। आइए अब आपके बुक में इसको देखते हैं। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. It means author want to inform you that the introduction of Dalhousie, when he became the Governor General of India, he devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. What policy he imposed on India? As I taught you, that was doctrine of lapse. The doctrine declared that if any Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is, become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. आसान था, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के, डिस्प्यूट्स के। एवरी स्टेट्स वर हेल्पलेस टू फॉलो दिस रूल्स। वो उनके पीछे चलने के लिए तैयार थे। एवरीवन बिकम वेरी फ्यूरियस अगेंस्ट दिस पॉलिसी, बट दे डिडंट डू एनीथिंग। कुछ भी कर सकने की स्थिति में वो नहीं थे। सारे राज्यों को धीरे धीरे बड़ी आसानी से ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया गया। लेकिन बात बिगड़ी फाइनली तब जब अवध का अनेक्सेशन शुरू हुआ। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर द अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab.
ingrained by the humiliating way in which the Nawab was deposed, हटा दिया गया गद्दी से। नवाब को बेइज्जती करके, अपमानित करके उनको उनके पद से हटा दिया गया। द पीपुल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857, और इसका परिणाम हुआ एक महान विद्रोह 1857 का। इसे इतिहासकारों ने तमाम नाम दिया। किसी ने इस रिवोल्ट को सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ब्रिटिश एम्पायर को हटाने के लिए कहा। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। वी.डी. सावरकर ने भी अपनी बुक फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में से भारत का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। He entitled that uprising, that revolt, that it was the first Indian independence war against British Empire. बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में तरह तरह की बातें की। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट कि was it uprising, was it revolt, was it the conspiracy against British Empire. We will not discuss because it is not given in your topic here. In this topic, we will only discuss about that the revolt and result of revolt. क्यों revolt हुआ? हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण था. And here I also want to inform you that it was not only one reason. ये तो केवल एक कारण था. रिवोल्ट के कई सारे कारण थे. उन सारे कारणों को आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है. इसका प्रभाव डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का दिखता है और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए. यू माइट बी अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन ऑफ रिवोल्ट 1857 बिकॉज यू हैव टॉट अबाउट द वेरियस टॉपिक. किस तरीके से वो बंगाल को ले लिए, किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे रियासतों को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला ली, किस तरीके से उन्होंने मराठा को अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, मैसूर को ले लिया. हर बड़ी रियासत को धीरे धीरे उन्होंने अपने क्षेत्र में मिलाना शुरू कर दिया. फाइनली मुगल एम्परर भी उनका पेंशनर बन के रह गया. इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ चुकी थी. हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मैप दिखाए थे, आपके बुक में है. फिगर 11A, 11B, 11C. If you minutely observe about the figure, then you also aware of that how can he biting the whole Indian territory. निगल रहे थे, चबा चबा के खा रहे थे, अपने गिरफ्त में ले रहे थे. ही प्रेजेंट देयर टेरिटरी, पूरे राज्य को कब्जा कर रहे थे, और जिसका प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में. आज हम इसे रिवोल्ट 1857 के रूप में पढ़ते हैं. हम इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. नए शासन की स्थापना कैसे हुई, क्या रीजन्स थे, क्या बातें थी. इसमें कुछ टर्म्स हैं. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट. काजी. काजी दैट इज द अरेबिक वर्ड. इट मीन्स जज, न्यायाधीश को काजी कहते थे. मुफ्ती. मुफ्ती इट मीन्स क्लियर है कि मुफ्ती का मतलब था कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक कानूनविद, जो कानूनों को जानता हो, व्याख्या करता हो, कुरान के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों की व्याख्या सही तरीके से करे. काजी इसी व्याख्या के आधार पर अपने फैसले सुनाता था. मुफ्ती अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द expounding the law that the Qazi would administrate. Impeachment. What do you mean by impeachment? Impeachment, a trial by the House of Lords in England
for charges of the misconduct brought against person in the House of Commons. महाभियोग, इम्पीचमेंट महाभियोग, दिस इज द वेरी फेमस वर्ड. आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में भी इम्पीचमेंट लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है. जब कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को सही ढंग से ना करे या संविधान के नियमों के वायलेशन करे तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, आर्टिकल 62. तो फिर आप इन चीज़ों को देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे. इम्पीचमेंट की डिफिनेशन हमने बता दी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यू हैव टू लर्न. आपको इसको याद कर लेना चाहिए. अब बात करते हैं सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. आपके टॉपिक पे वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1784, was one of the many important figure who played significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquiring power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative until called the presidents. The presidency, there were three presidency: Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by governor. The supreme head of the administration was the Governor General Warren Hastings. The first Governor General introduced several administrative reforms notable in the sphere of justice. प्यारे बच्चों, my dear student, we are going to read about the administration of British Empire. In your previous class, you also read about Regulating Act, Pitt's India Act, and then after आपने भारत शासन अधिनियम 1935, 1858, 1892, 1892, फिर 1909, 1935, 1919, आपने तमाम सारे एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, संवैधानिक सुधारों के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा. अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट पे बात करेंगे. वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल बना 1773 to 1785, उसने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए. वो उन व्यक्तियों में था जिसने कंपनी की पावर को मजबूत करने के में महत्वपूर्ण रोल अदा किया. वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी. 3 प्रेसिडेंसी शहर के रूप में, सिटी के रूप में डेवलप हो चुके थे: कलकत्ता, मद्रास और बंबई. इन तीनों में प्रशासनिक पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में थी. और यहीं से आप कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली देखेंगे. कंपनी शासन ने डिसाइड किया कि भारत में एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन रन करे. इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए. वारेन हेस्टिंग्स ने इसके लिए काफ़ी काम किया. From 1772, a new system of justice was established. Each district was have 2 courts: the criminal courts, फौजदारी अदालत, and the civil court, दीवानी अदालत. मौलवी and Hindu पंडित interpreted the Indian law for the European district collector who presides over civil court. The criminal court were still under Qazi, a mufti, but under the supervision of the collectors. यहाँ पे उनके सुधार काफ़ी अच्छे थे. 1772 में उन्होंने जो न्याय व्यवस्था स्थापित की, इस व्यवस्था में उन्होंने हर जिले में अदालतों को बनाया, स्थापित किया.
दो तरह की अदालतें आज भी रन कर रही हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट, दीवानी की अदालत और फौजदारी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल के सारे मामले फौजदारी अदालत देखती है और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत देखती है। आप कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया। यहाँ पे उसने बड़ी चतुराई के साथ कलेक्टर के सुपरविजन में पंडित और काजी को अपॉइंट किया, जो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, और इन्हीं व्याख्या के आधार पे कलेक्टर डिसीजन देता था। ये अपने में एक यूनिक बात थी, इसका विकास था। न्यायिक व्यवस्था भारत में स्थापित होने की शुरुआत थी और यहीं से भारत में विकास दिखाई देता है न्यायिक व्यवस्था का। ऐसा नहीं था कि सिर्फ न्यायिक व्यवस्था का विकास अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, नहीं, नेवर, वी कैन नॉट से। हमारे पास इससे पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी। धर्मशास्त्र, धर्मस्मृतियों में सोशल कंडक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा चुके थे। हम एक संविधान के थ्रू चल रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नए तरीके से स्टेब्लिश करने का प्रयास किया। A major problem was that Brahmans Pandit gave different interpretation of the local law based on different school of the Dharma Shastra to bring about the uniformity. In 1775, 11 Pandit were asked to compile a digest of Hindu law. N.B. Halid translated this digest into English. By 1778, Code of Muslim Law was also compiled for the benefit of the European judge. Under the Regulating Act 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. एक बड़ा कारण था, एक बड़ी समस्या थी ब्रिटिशर्स के सामने। समस्या थी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस धर्मशास्त्रों में थे वो संस्कृत में थे, और जब इसे इंटरप्रिटेट करके हिंदी में बताया जाता था तो उसकी मीनिंग अलग अलग संस्कृत स्कॉलर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती थी। सेम मुस्लिम लॉ में भी इसकी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, मुस्लिम कमेटी और हिंदुओं की कमेटी। 11 पंडित और 11 मुस्लिम्स मौलवी मिलके इन सारे रूल्स को कंपाइल किया और इसके ट्रांसलेट किए गए अंग्रेजी में। N.B. Halid translated it for the benefit of the European judge. यूरोपियन जज के लिए आसानी हो गई अब उस बातों को समझने के लिए, उन्हें इंटरप्रेटेट करने के लिए। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करके 1773 में सदर निजामी अदालत को स्टेब्लिश कर दिया गया। वॉज आल्सो सेटअप कलकत्ता, कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में एक नए कोर्ट की स्थापना कर दी गई इन सारे नियम को लिखने के बाद। हियर यू शुड पे अटेंशन that first time the Supreme Court established in India Regulating Act 1773 through Regulating Act 1773, it means भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही भारत में की गई थी सबसे पहले। और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित थी? कलकत्ता में स्थापित थी। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। The principal figure of Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and tax and maintain law and order in his district with the help of judge, police officers and darogas. His office, the collectorate,
become the new center of power and patronage that steadily replaced the previous holder of the authority. नए विकास के थ्रू, नई व्यवस्था के तहत भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा बना दिया गया। आज कलेक्टर को अच्छे से समझा जा सकता है कलेक्टर के क्या काम थे। इसका मुख्य काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था। न्यायाधीश और पुलिस ऑफिसर्स की मदद से, दरोगा की सहायता से रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली सेटअप करना था अपने एरिया में। कलेक्टर का कार्यालय कलेक्ट्रेट कहा गया और अब कलेक्ट्रेट ही सत्ता का और संरक्षक का एक नया केंद्र बन गया, जिसमें पुरानी सत्ता केंद्रों के पुराने व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एक महत्वपूर्ण रोल में जिले के प्रशासन का मूल सेंटर के रूप में कार्य करने लगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको मालूम चली, नई नई बातें पता चल रही हैं। ये सब आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत समझना है। इम्प्लीमेंटेशन, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से कंपनी शासन ने नए रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किए, कोर्ट की स्थापना की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय को बना दिया, कानून को कंपाइल करने के लिए बुक लिखे गए, मनुस्मृति को भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने द कोड ऑफ जेंटूज लॉस के नाम से कन्वर्ट करके इंग्लिश में विधि की बुक के रूप में, डाइजेस्ट के रूप में कंपाइल कराया। इस तरह से एक नई व्यवस्था इम्प्लीमेंट हुई। अब आपके बुक का नया टॉपिक है द कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी में अगर आप देखें तो आपको नाम से ही क्लियर है, हेडिंग से ही स्पष्ट है कि हम बात करने जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्मी, सेना के बारे में बात करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली नाउ दैट टाइम व्हाट आर्मी वर्किंग इन इंडिया देयर वर एंड देयर इज़ नो चेंज। न हुआ था और न है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ भारतीय सेना में सब कुछ ब्रिटिश आर्मी के द्वारा बनाए गए नियमों के थ्रू ही रन कर रही है। बदलाव हुआ स्वतंत्रता के बाद, लेकिन बहुत कम। आइए बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। कह रहा है द colonial rule in India brought in some new ideas of the administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of the cavalry, sawar, trained soldier on the horseback, and infantry, that is paidal, foot soldier. They were given training in the archery, tirandaji, and the use of the sword. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large proficiently training infantry. The rural area had a large number of armed peasants. The local zamindars often supplied the Mughals with paidal soldier. A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them as a professional soldier. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sipahi Army from the Indian word Sipahi meaning soldier. As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company army declined. This is because of the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt
where the soldiers were armed with the muskets and matchlock. The soldier of the company's arm had to keep pace with the changing military requirements, and just infantry regiments now became more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subject of the European style training drill and discipline regulated their life for more than before. Often this create problem since caste and the community feeling were ignored in building a force of professionalism. Soldiers could individuals so easily give up their caste and the religious feelings? Could they could they see themselves only as soldiers and not a member of communities? What did the Sipais feel? How did they react to the change in their lives and their identity? That is their sense of who they were. The revolt identity, that is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us the glimpse into the world of Sipai. You will read about this revolt in chapter 5. My dear student, we have seen in this paragraph the changes in army and the future of army, Indian army. What was the situation of army during Mughal period, during Jamindar's regime, and after all, what changes introduced in the British Empire. भारतीय सेना में क्या क्या बदलाव हुए मुगलों के समय में, फिर मुगलों के बाद जमींदारों की सेना में, और फिर उसके बाद छोटे छोटे सरदारों के लिए, और बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी सेना का बदलाव कैसे किया। इन चीज़ों पे हमने अभी बात की। हमने देखा ज़रूरत के आधार पे सेना में बदलाव होने शुरू हो गए। हमने बात की कि किस तरीके से मुग़ल सेना के पास, मुग़ल सेना की आपूर्ति जमींदारों के द्वारा होती थी। ये वो किसान थे जो खेतों में काम करते थे। युद्ध के समय इनकी डिमांड होती थी और जमींदार या छोटे इनके सूबेदार या इक्तेदार मनसबदार इन सेना का प्रबंध करते थे। फिर इसके बाद हमने देखा किस तरीके से सेना में बदलाव हुआ और सेना को ट्रेंड करने की आवश्यकता महसूस हुई। सेना की कैवलरी, पैदल सेना और सेना में ग्रुप डिवाइड कर दिए गए। इन चीज़ों में हमने देखा कि पहली बार किस तरीके से 18वीं सेंचुरी तक आते आते मुग़ल सक्सेसर ने और अवध बनारस के लोगों, बनारस की शासकों ने अपनी सेना को ट्रेंड किया। तीरंदाजी में किया, घोड़े चलाने में, घुड़सवारी करने में और युद्ध कला में, युद्ध कौशल में निपुण करने का प्रयास किया। लेकिन ये व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी जब अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेज बाहरी देशों में लड़ाइयों को देख चुके थे। उन्होंने जब अफ़गानिस्तान, मिस्र में लड़ाइयों को लड़ा, जहाँ पे बंदूक और तोपों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो सेना को एक नए तरीके से ट्रेन करने की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी और ब्रिटिश आर्मी में इन चीज़ों को ध्यान दिया गया। ब्रिटिश आर्मी में एक प्रॉपर 19वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने एक डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को इम्प्लीमेंट किया। सोल्जर्स को जाति के आधार पर नहीं, फ़र्क के आधार पर नहीं, एक आर्मी कम्युनिटी के आधार पर डेवलप किया। एक आर्मी के रूप में जहाँ उसकी न कोई जाति थी, न कोई धर्म था, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही था। और इसका प्रभाव पड़ा। इससे सेना के कुछ सिपाही
जो ब्रिटिश सेना में सिपाही थे, मोस्टली वो अपर कास्ट के थे, ब्राह्मण्स थे, उनके रिचुअल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थी कुछ चीज़ें, यूनिफॉर्म, हैट में लगे तुर्रा, चमड़े के बेल्ट, देट आर टोटली अगेंस्ट देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो दैट्स वाई दे वर अनसेटिस्फैक्ट, असंतुष्ट थे। उसका परिणाम बाद में हमें 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। आज इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन एंड रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।